सो हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ ध्रुव चौहान फ्रॉम NSUT। और गाइज, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद फाइनली आज मैं JEE 2022 की स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आ गया हूँ। और गाइज, इस स्ट्रेटजी को कोई भी स्टूडेंट फॉलो कर सकता है, चाहे वो अभी क्लास 12th में आया हो, चाहे वो ड्रॉपर हो, क्योंकि इस स्ट्रेटजी को मैंने दिमाग में यही रख के बनाया है कि आप लोगों की 11th भी वीक है और आप लोगों ने 12th में भी अभी तक कुछ नहीं करा है। तो कोई भी स्टूडेंट इसको फॉलो कर सकता है, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे वो अभी क्लास 12th में आया हो। हाँ, मैं थोड़े बहुत चेंजेस दोनों के लिए ज़रूर सजेस्ट करूँगा, पर यह स्ट्रेटजी दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करना है, किस किस सीक्वेंस में चीज़ों को करना है और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको एंड में करना है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आपको अपना स्ट्रॉन्ग बनाना ही बनाना है, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं JEE मेंस में। और गाइस, वीडियो के एंड में मैं आपको रिसोर्सेज बता दूंगा जहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो गाइज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज की वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि अनअकैडमी। तो गाइज़, अगर आप लोग अभी क्लास 11th में आए हो या फिर क्लास 12th में आए हो, तो अनअकैडमी ने अपने प्लेटफॉर्म पे नए बैचेस लॉन्च करे हैं, जिनकी मदद से आप अपनी JEE की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो गाइज़, क्लास 12th के लिए जो बैच है उसका नाम है इवॉल्व बैच, और जो क्लास 11th के लिए बैच है उसका नाम है राइज बैच। और राइज बैच की एक मुझे खासियत लगी, आजकल ऑनलाइन जितने भी बैचेस होते हैं वो सब हिंदी में होते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स हिंदी को नहीं समझ पाते हैं। तो गाइज़, ये बैच उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको कम्प्लीटली इंग्लिश में पूरा JEE का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो गाइज़, अगर आप इनमें से किसी भी बैच में इंटरेस्टेड हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इन बैचेस की सारी डिटेल्स देख सकते हो। और आप लोग चाहो तो प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम गाइज़, अगर आप लोग मेरा कोड ध्रुव 3000 यूज़ करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और चैनल की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और गाइज़, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है अनअकैडमी की लाइव क्लासेस का, कि इस पर आप हैंड रेस करके डायरेक्टली टीचर से अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जिसकी मदद से गाइज़ यही होगा कि आप लाइव क्लासेस में ही अपने डाउट सॉल्व करवा पाओगे, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑसम फीचर है। तो चलो गाइज़, अब आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट सॉल्व करना चाहता हूं, जो कि मेरे पे बार बार आता रहता है कि भैया मेरे पे अब इतना कम टाइम बचा है, मतलब 4 से 5 महीने बचे हैं JEE 2022 में, तो क्या मेरी तैयारी बिल्कुल वीक है, तो क्या मैं अभी भी एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकता हूं? तो इसका आंसर है गाइज़, हाँ, बिल्कुल लेकर आ सकते हो। पर ये जो टाइम बचा है ये बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही टाइम है जितना टाइम आपको चाहिए JEE में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो गाइज़, इस टाइम को आप बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर अब आपने टाइम को वेस्ट करना शुरू करा ना, तो आप देखोगे कि आप पे टाइम की कमी होने लगेगी। ये एग्जैक्टली उतना ही टाइम है जिस टाइम में आप एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हो। तो गाइज़, स्कोर तो लेकर आ सकते हो, बस चीज़ यही है कि आपको हर दिन 8 से 10 घंटे कंसिस्टेंटली देने पड़ेंगे, तभी आप एक अच्छा स्कोर लेकर आ पाओगे अपने JEE 2022 में। और जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसको फॉलो करके आप 200 प्लस मार्क्स ला सकते हो ईजिली। बस इसको हर दिन अच्छे से फॉलो कर लेना। और गाइज़, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो भी लोग क्लास 12th में हैं उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना 60% टाइम क्लास 12th को ही देना, चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा, आपने मतलब स्टार्ट भी नहीं करी क्लास 12। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे फिजिक्स में आपको पहला चैप्टर है, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको 60% टाइम अपना क्लास 12th को देना है और 40% टाइम आपको अपना क्लास 11th को देना है। और कोशिश करनी है क्लास 12th में अब कोई बैकलॉग क्रिएट ना करो, मतलब ऐसा ना हो कि किसी दिन क्लास 12th करी ही नहीं, हर दिन करते रहनी है। 60% टाइम दो, 40% 11th का। और बिल्कुल टेंशन मत लो गाइस, अगर इतना आप हर दिन कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली आप इजीली अपना सिलेबस कवर कर लोगे। जैसे कि आप 10 घंटे हर दिन पढ़ते हो, तो 6 घंटे देने हैं 12th को, 4 घंटे देने हैं 11th को, और ईजिली आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और गाइज, चलो अब मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा है बेसिक्स। तो आपको ऑब्वियसली अपने बेसिक्स को तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग करी है आपके बेसिक्स से, जो बेसिक चैप्टर हैं जिनके कॉन्सेप्ट लगभग हर चैप्टर में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमें उनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहले बात करूँ मैं फिजिक्स में, तो आप लोग देख रहे होगे, मतलब मैंने ज़्यादातर 11th के चैप्टर्स के नाम करे हैं। तो जो भी लोग मतलब ड्रॉपर्स हैं तो उनको तो मतलब डायरेक्टली इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, पर जो 12th वाले हैं उनको 12th के साथ इस चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिजिक्स में मैंने मैकेनिक्स पूरी लिख दिया, मतलब लगभग पूरी लिख दिया है। हाँ, तो गाइज, ये चीज़ आपको लोगों को पता होनी चाहिए कि फिजिक्स में मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जिसकी भी फिजिक्स स्ट्रांग होती है ना,
तो ये चीज़ तो गाइस गारंटेड बात है कि उसकी मैकेनिक्स भी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि जिसने मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग कर ली ना उसकी एक तरीके से मतलब सारी ही फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो गाइस मैकेनिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिक्स के लिए। तो गाइस ये चैप्टर्स हैं काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल। इनको आपको करना है बेसिक्स के लिए, और मतलब ये आपने अच्छे से कर लिया ना तो आपकी फिजिक्स अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। और गाइस इसी तरीके से मैथमेटिक्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री करना है, पर ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग इसकी मत करना, इसके फॉर्मूले आप अच्छे से रट लो तो इतना काफ़ी है आपके लिए। और बेसिक आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि आपके फिजिक्स में भी यूज़ होता है, तो बेसिक आना चाहिए तो आपका काम चल जाएगा। और गाइज इसी तरीके से बात करूँ केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपको मोल कॉन्सेप्ट करना है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ करना है और रेडॉक्स रिएक्शन करना है। तो ये गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये बेसिक वाले, इनके कॉन्सेप्ट मतलब हर एक चैप्टर में यूज़ होते हैं। इसके बाद आपको बस ये करना है कि एनसीईआरटी का ऑर्डर फॉलो कर लेना है। एक बार बेसिक्स कवर हो गए फिर तो आपका वही एनसीईआरटी का अपना जो ऑर्डर होता है, 11th के पहले 11th करा, फिर 12th करा, तो जो भी लोग 12th में और 12th तो साइड बाय साइड कर ही रहे हैं, उनको फिर 11th का फॉलो करना है, और जो ड्रॉपर हैं उनको तो पूरा 11th और फिर पूरा 12th करना है। तो इस तरीके से आपका अच्छे से हो जाएगा। और एनसीईआरटी का ऑर्डर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का ऑर्डर सही में काफ़ी अच्छा है। जैसे मान लो एक चैप्टर पहले है तो उसका कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में ज़रूर यूज़ होगा, तो उसी हिसाब से एनसीईआरटी में ऑर्डर करा गया है चीज़ों को। तो इसको करने के बाद आप एनसीईआरटी का ऑर्डर को फॉलो करना। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किन किन चैप्टर्स को स्किप कर देना है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स मेरे हिसाब से आपको एंड में करने चाहिए। वो कुछ एनसीईआरटी में बीच में दे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से आप उसे एंड में करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो चलो गाइस अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं हम उन चैप्टर्स की जो आपको सबसे एंड में करने चाहिए। तो गाइज़ जैसे कि आप ये पूरी लिस्ट देख रहे होगे तो इनमें ज़्यादातर वही चैप्टर हैं जो कि मेंस स्पेसिफिक चैप्टर होते हैं, जो कि आपके एडवांस में नहीं आते। तो गाइज़ वो चैप्टर मेरे हिसाब से आपको एंड में ही करने चाहिए, क्योंकि वो एंड के लिए होते हैं गाइज़, उनमें बहुत कम टाइम आपको चाहिए होता है। तो ये चैप्टर्स आपको एंड में करने चाहिए तो आपके लिए ज़्यादा सही रहता है। और ये चैप्टर्स का कुछ बच्चे होते हैं, ज़्यादातर तो वैसे इन्हें एंड में ही करते हैं, पर कुछ बच्चे होते हैं जो इन्हें स्टार्टिंग में करते हैं, कुछ ड्रॉपर्स भी होते हैं जो इन्हें स्टार्टिंग में करने की कोशिश करते हैं ताकि हम स्टार्टिंग में कुछ मार्क्स सिक्योर कर लें। पर गाइस ये इस टाइप के चैप्टर्स होते हैं कि मतलब इनमें आपको रटनी ज़्यादा चीज़ें पड़ती हैं, और मतलब ये आसान से ही चैप्टर होते हैं, इनमें बस आपको कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूले रिमेंबर करने होते हैं। तो इनको आप लास्ट में भी करते हो तो मेरे हिसाब से आप इन्हें बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर्स होते हैं ये। तो मेरे हिसाब से आपको अभी इन्हें नहीं करना चाहिए, इनको एंड के लिए छोड़ देना चाहिए। जैसे फिजिक्स में बात करूँ तो एरर और यूनिट डायमेंशन, तो इनको आप एंड में कर सकते हो। और फ्लूइड डायनेमिक्स है, फ्लूइड डायनेमिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पर एंड के लिए मेरे हिसाब से ये सही रहता है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता आपके किसी आगे के चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और ऐसी वेव्स की बात है तो वेव भी आपको, पर हाँ वेव ऑप्टिक्स करने से पहले आप कर लेना, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स भी एंड में ही हो रहा होता है, तो वेव ऑप्टिक्स से पहले एक बार वेव कर लेना। और गाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेमीकंडक्टर, ये भी मेन से स्पेसिफिक हैं, तो इनको मेरे हिसाब से आप एंड में ही करना। और गाइज ऐसी मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर ये दोनों मेन से स्पेसिफिक, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, तो इनको आपको एंड में ही करना चाहिए। और गाइज बात करें अब केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में गाइज हाइड्रोजन, तो ये इनऑर्गेनिक का एक छोटा सा चैप्टर है और इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स होते हैं, तो वही है गाइज एंड में करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा ये। और पर बाकी सारे कर लेना, उनको एंड के लिए मत छोड़ना, जो मैंने लिखे हैं इनको ही एंड के लिए छोड़ना। तो और गाइज ये है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो इनको आप इजीली एंड में कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये वो चैप्टर हैं जिनको आपको एंड के लिए छोड़ना चाहिए, जिनको आप एंड में कर लोगे। इससे पहले आपको वो सारे चैप्टर करने जो मैंने आपको बेसिक्स में बताए और बचे हुए चैप्टर करने हैं। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना ही बनाना है, क्योंकि गाइज उन चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जेईई मेंस के सिलेबस के। तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो गाइज़ अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, जो जेईई मेंस के सिलेबस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गाइज़ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने का मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी चैप्टर्स मत करो या फिर इन्हें बाकी चैप्टर से पहले कर लो। तो सीक्वेंस तो वही फॉलो करना है जो मैंने आपको पहले बताया है।
बस यही बात है गाइज, आपको इन चैप्टर्स को हर हाल में अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, क्योंकि गाइज इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादातर चैप्टर्स में अप्लाई हो ही रहे होते हैं। तो गाइज इन चैप्टर्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइज फिजिक्स से। तो फिजिक्स में गाइज डीसी सर्किट, तो इसे कुछ लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगला चैप्टर है गाइज मैग्नेटिक इफेक्ट, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज। तो गाइज ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रहा मतलब हर शिफ्ट में इतने आएंगे, क्योंकि अब इतनी सारी शिफ्ट होती हैं, तो गाइज हर शिफ्ट का कोई भी इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बस हाँ यही है, ज़्यादातर शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चन आते हैं इनसे। और ग्रेविटेशन से गाइज 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, पर ये मैंने इसलिए इस लिस्ट में डाला है क्योंकि गाइज इससे कभी कभार कुछ शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है करने के लिए। और गाइज मॉडर्न फिजिक्स, इससे आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। रोटेशनल मोशन गाइज काफ़ी मतलब लोगों को डिफिकल्ट भी लगता है, बड़ा चैप्टर है, तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और ऑल्टरनेटिंग करंट गाइज, ये चैप्टर 2020 तक मतलब इससे 1 क्वेश्चन आता था या फिर 1 भी नहीं आता था, पर 2021 में बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। मतलब इससे 1 से 2 या फिर उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इससे ऑन एन एवरेज आने लगे हैं। तो अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया और ये छोटा सा भी है, तो आप इसे जल्दी कवर कर सकते हो। और गाइज अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के सेक्शन में गाइज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से गाइज 2 क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो वेक्टर मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि वेक्टर ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा 3D करने से पहले। और उसके बाद गाइज AODI एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं। बायनोमियल थ्योरम से गाइज 2 क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 आते हैं, कुछों में 1 भी आ जाता है, पर इससे आप ऑन एन एवरेज 2 मान सकते हो। और गाइज अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में गाइज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से गाइज 2 क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से भी 2 क्वेश्चन आते हैं और अमाइन से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। और हाइड्रोकार्बन से भी गाइज 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोकार्बन और GOC, इन्हें करे बिना बिल्कुल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल बेस है ऑर्गेनिक का। तो ऑर्डर वगैरह मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता दिए हैं और वो चैप्टर भी बता दिए हैं जिनको आपको एंड में करना है। अब गाइज बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की। तो चलो गाइज अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की, कि कौन सी बुक्स को आपको यूज़ करना है ताकि आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओ। तो गाइज सबसे पहली बुक अगर मैं फिजिक्स सब्जेक्ट में बात करूं तो वो है HC वर्मा। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा गाइज, इस बुक के बारे में बताने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हर एक को पता है लेजेंडरी बुक है। अगर सिर्फ इसको भी आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली आप JEE मेंस के पेपर में अच्छे से फोड़ दोगे। प्रीवियस ईयर अगर नहीं भी कर पा रहे हो, सिर्फ HC वर्मा भी पूरी कर पा रहे हो, तो भी बहुत अच्छी बात है गाइज। इस बुक को ही पूरा कर लो तो मोर देन इनफ है। बाकी अगर आपको लगता है आप पे टाइम है और आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। गाइज मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में मेरे हिसाब से आप अरिहंत की सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी मैथ्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सिनगेज की सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हो, बट गाइज उसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं। अरिहंत की सीरीज़ में मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कम क्वेश्चन है और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से करोगे तो आपकी तैयारी मैथ्स में भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और गाइज बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप MS चौहान से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गाइज आप NCERT प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो तो मोर देन इनफ है, इससे आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी इनऑर्गेनिक की। अब गाइज बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो गाइज फिजिकल केमिस्ट्री में आप यहाँ तो N अवस्थी कर लो, और गाइज ये MS चौहान का भी आपको लेवल 1 ही करना है, कि अगर आपका JEE मेंस ही टारगेट है तो आपका मतलब बहुत अच्छे से हो जाता है। JEE मेंस का थोड़े बहुत एडवांस लेवल के भी इसमें क्वेश्चन होते हैं इसके लेवल 1 में ही, तो इसका लेवल 1 ही मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। तो MS चौहान का भी लेवल 1 कर लेना, और N अवस्थी का भी अगर लेवल 1 कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है N अवस्थी करने में, क्योंकि आती है, इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, तो आप लोग NCERT प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, ये दोनों पूरा करना, तो आपका आसानी से JEE मेंस की फिजिकल केमिस्ट्री भी हो जाएगी। तो गाइज बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर ये वीडियो आपने अब तक देखी है और आपको यूज़फुल लगी है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अपने किसी भी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए। और गाइज इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।
और गाइज़ मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आप लोगों ने मैंने आपको जितनी भी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताई हैं इनको अच्छे से फॉलो करा तो आप डेफिनेटली अपने ड्रीम स्कोर को अचीव कर लोगे। बस यही शर्त है कि आपको हर दिन 8 से 10 घंटे कंसिस्टेंटली देने हैं। तो चलो गाइज़ मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ आप लोग मेहनत करते रहो और फोड़ते रहो।